जेको मूंखे फीडबैक मिलियो त दिस वाज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट टॉपिक ऐं इन खे कनेक्ट कयूं था पोइ अकॉर्डिंगली पाण हलूं ठीकु हो you can you can see the you can see my what I say detailed contents of the upcoming classes in my syllabus जेको मां तव्हांखे ॾेई चुको आहियां ठीकु आहे I hopefully will अच्छा I have also uploaded it on the LMS टिप तव्हांखे मिलंदो तव्हां ॾिसंदो उन में तव्हांखे वीक वाइज तव्हांखे टॉपिक्स मिलंदा books I have discussed already and I think there is no other issue that could be of matter. You just have to stick to your book and follow my lectures. उन खां पोइ जेके मां assignments वगैरह upload कयां थो त you have to follow them. That's how we are going to go ahead. Okay, so today we are going to discuss about this risk and return thing, and let me just give you some of the topics that we are going to discuss today. We'll be discussing about the introduction, why risk is important, what is the very concept of risk, and why return is important to compute. Then we'll be discussing about we'll discuss about risk and return, then measuring expected returns and risk. After completing the conceptual discussion, we'll discuss about the measures of risk, how we can calculate expected returns and risk of an individual study of an individual stock. Okay. Then we'll be discussing about some concepts like attitude towards risk. आपने सुना होगा concepts and terms like risk aversion, risk taking, risk indifference. तो इसको हम थोड़ा देखेंगे कि what do we mean by these terms. And then we'll be discussing about risk and return and portfolio content. Okay. So yes, these are all the today's topic, and I hope we'll try to cover all of them today. Yes, just one moment, please. Fine. Now, introduction and importance. देखें रिस्क हम लोगों ने रिस्क को पहले से भी डिस्कस किया है अपने हम तकरीबन 5-6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं तो उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं रिस्क की तो यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया ठीक आपको याद होगा इफ यू कैन रिमेम्बर तो हमने अपना ओके आपको याद होगा कि हमने रिस्क जो बिल्कुल शुरुआती चैप्टर्स में ही हमने एक चीज डिस्कस की थी जो कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन-कौन से आपको एक आपको ये अगर आपको याद हो इस टाइप की एक चीज हमने देखी थी कि उसमें हमारे पास ये था कि यहाँ पे हमारे पास एक रिस्क थी और यहाँ पे रिटर्न थे ठीक है फिर हमने देखा था कि सबसे पहले जो जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे रिटर्न्स भी आमतौर पे सिक्योरिटीज पे बढ़ते जाते हैं जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे पास तो फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास टी बिल्स होते हैं ठीक टी बिल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं तो ऑलमोस्ट वो बहुत कम उसकी रिस्क लेवल तकरीबन 0 समझी जाती है अब जैसे जैसे रिस्क ये हॉरिजॉन्टली बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे फिर आप देखें ट्रेजरी बिल्स के बाद फिर डेट सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो थोड़े कम रिस्की होते हैं फिर हम थोड़ा और अगर रिस्क को बढ़ाएं हो तो रिटर्न भी और आगे तो फिर आखिर में जाके कॉमन स्टॉक आते हैं तो इस तरीके से ये एक रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ आपको ऑलरेडी पता है तो दिस ट्रेड ऑफ एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई रिटर्न विद हाई रिस्क हम जब एज एन इन्वेस्टर बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम किसी भी सूरत में एक्स्ट्रा रिस्क तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे पास एक्स्ट्रा रिटर्न हमें किसी भी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट से ना हो there is the concept behind trade-off between risk and return, higher risk and higher return behind every investment. ठीक है अच्छा फिर रिस्क आपको इस हवाले से हमने वैल्यूएशन के चैप्टर्स जो पढ़े थे
आपको याद होगा कि हमने जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल्स पढ़े थे कि स्टॉक को कैसे उसकी स्टॉक प्राइसिंग कैसे की जाती है, बॉन्ड प्राइसिंग के चैप्टर्स हमने पढ़े थे कि बॉन्ड प्राइसेस हम कैसे मालूम करते हैं। आपको याद होगा कि जो वैल्यूएशन मॉडल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो किसी भी सिक्योरिटी या एसेट की जो आज की प्राइस है वो उसके फ्यूचर के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर, फ्यूचर की जितनी भी उसकी स्ट्रीम है, उसकी कैश फ्लो स्ट्रीम है, उसकी आज के टर्म्स में अगर हम प्रेजेंट वैल्यू लें तो वो उसके बराबर होती है। ठीक है? आपको ये याद होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्राइसिंग फ़ॉर्मूला है, पी नॉट जिसे हम कह रहे थे बॉन्ड की सूरत में या स्टॉक्स की सूरत में, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी स्टॉक के या बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज़ को एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेशन को फिर अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, समथिंग वी यूज़ केडी, आपको याद होगा, केडी हम यूज़ कर रहे थे और केएस यूज़ कर रहे थे। तो वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, वो जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, बेसिकली वो क्या है? वो आपका रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। यानी कि रिस्क एडजस्टेड हम क्यों कहते हैं कि जब आप एक इन्वेस्टर कभी भी अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वैल्यूएशन मॉडल में अप्लाई करता है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट की या उस स्टॉक की या उस अपने आपको पता है आपके जो वो आपके शेयर वगैरह की या कोई भी एसेट क्लास हो, ये हम जन इस वक्त तो हम फोकस हो कि शेयर्स या बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी आप रियल एस्टेट में चले जाएँ या किसी भी एसेट क्लासेस के अंदर चले जाएँ, तो वो जो आपका रिस्क जो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो रिस्क एडजस्टेड होता है। यानी कि ऐसे होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में रिस्क एडजस्टमेंट उसका एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। हम रिस्क को कभी भी इस सवाल से इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड आल्सो। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि वैल्यूएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ बिटवीन uh, trade off between risk and return from foundation of for maximizing shareholders wealth. तो ये समझ लें कि ये जो आपकी ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न है, ये आपकी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि व्हाट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। हालांकि ये मैंने जब हमने डिस्कस किया था, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? एंड जो आपका वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंट्रोवर्शियल है, अब वक्त के साथ और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त भी हमारे पास जो एकेडमिक के अंदर जो हम फोकस करते हैं वो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ पे है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है कि रिस्क क्या है और इसको रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, ये कहाँ पे हम हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फिलॉसफी में फाउंडेशन के अंदर ये लाए करता है, और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागुज़ीर है। इसके बगैर हमारे कोई भी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से फिर कासिर हो जाए। अच्छा जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ जस्ट टू 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 लेट let you ask question if you have any about this particular slide. Although I think there is no there shouldn't be any issue, but I'm just unmuting you for a moment. ठीक है? Okay. So all of you are clear about this slide. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. Yes. Yes. Everybody is clear about the slide. Yes, sir. Okay. Sir, If there is any question, please you may ask. Otherwise, I continue to the next slide. no, sir. Okay, that's great. Now, let us come to the next slide, which is about the return. Okay. So unmuting you again, muting you all. Yes. Okay. तो अब what is return? देखें, रिस्क और रिटर्न, बेसिकली रिस्क को समझने के लिए पहले रिटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्क जो हम एक्सप्लेन करते हैं, रिस्क के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन जो किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न किया जाता है। जब तक आप रिटर्न्स नहीं समझेंगे, रिस्क को समझना मुश्किल है। तो व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न इज रिसीव्ड। अब ये थोड़ा डेफिनेशन को समझिएगा कि return is income received on investment plus any change in market price.
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, फर्ज़ करें आप एक इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा मैं समझिएगा बैकग्राउंड को। उस 1 साल के दौरान लेट मी बी स्पेसिफिक कि आपने कोई शेयर परचेज़ किया, ठीक है? सिक्योरिटी ए आपने परचेज़ की, 1 साल के लिए उसको रखा, ठीक है? आपके 1 साल के दौरान आपको उस सिक्योरिटी से जो इनकम रिसीव होती है, ठीक है? वो किस फॉर्म में होगी? वो डिविडेंड के फॉर्म में होगी। फ़र्ज़ करें उस शेयर ने आपको 1 साल के अंदर 2 मर्तबा डिविडेंड पे की और जब 1 साल पूरा हुआ तो आपने वो एक सर्टेन अमाउंट का खरीदा था, वो आपकी परचेज़िंग प्राइस थी, इन्वेस्टमेंट थी। अब 1 साल पूरा होगा तो उसकी प्राइस भी वेरी करेगी या तो वो थोड़ी बढ़ेगी या कम होगी। तो अब आपको जो टोटल रिटर्न या आपको जो जो फ़ायदा उसकी सूरत में मिल रहा है, वो 2 तरीकों से मिल रहा है। एक तो 1 साल के दौरान जितनी आपके कैश फ्लो आपका इंक्रीज़ हुआ है, मतलब आपका आपकी इनकम जो है वो रिसीव आपको हुई है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एक तो वो और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ प्राइसिंग। एक सेकंड यस you okay? Should I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. तो तो अब मैं ये बता रहा था आपको कि देखें अगर आपको फर्ज करें इफ यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट कोई भी शेयर आपने लिया एक आपने 1 साल के लिए उस शेयर को रखा तो फर्ज करें उस शेयर को आपको 1 साल के दौरान उसने 10 रुपए आपको जो है वो पे की अपना उसने आपको समथिंग व्हाट वी कॉल डिविडेंड वो पे की और आपने फर्ज करें दूसरी आपको जो पे ऑफ हुआ ये आपने 100 रुपए का वो खरीदा था आप 1 साल पूरा हुआ तो फर्ज करें वो 120 रुपए का हो गया तो आपको ये जो चीज 10 रुपए आपको मिल रहे हैं और दूसरे आपको 20 रुपए मिल रहे हैं ठीक है तो कुल मिला के ये आपको 30 हो गए आपने ये खरीदा कितने का था फर्ज करें ये 100 रुपए का खरीदा था तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो कितना है वो 30% है ठीक है आपके जो रिटर्न्स हैं वो कितने हैं 30% ये 30% को हम टेक्निकली एचपीआर कहते हैं क्या कहते हैं एचपीआर एचपीआर इज समथिंग कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये देखें आप ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न कि आपने एक 1 साल के दौरान जो उस शेयर को होल्ड किया तो आपने उसके उसके ऊपर 30% लिया ठीक है अच्छा अब ये 30% का थोड़ा मैं अगर ब्रेकअप दूं आपको फर्दर अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखिए आपके पास जो जो रिटर्न आ रहा है वो दो सूरतों में आ रहा है एक डिविडेंड की सूरत में आ रहा है यानी कि ये 10 रुपए और दूसरा प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है यानी कि ये 20 रुपए अगर मैं इसको ब्रेकअप दूं तो 10 आपका ये 10/100 ये इस चीज को मैं ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूँ प्लस 20/100 ठीक है ये दिस कैन बी रिटर्न इन दिस एज वेल आप देखें अगर आप इसको एड अप करेंगे तो वही आपको 30% मिलेंगे ठीक अगर इफ यू एड इट अप तो आप यू विल कंक्लूड इन द सेम रिजल्ट ऑफ 30% लेकिन इसको इस तरीके से लिखने का एक फायदा है ये आपको जनरल ओवरऑल रिटर्न बता रहा है ये आपको रिटर्न ब्रेकअप में बता रहा है कि इसमें डिविडेंड का पोर्शन कितना है और इसमें प्राइस का पोर्शन कितना है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डिविडेंड आपको 10% दे रही है 30% में से और प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से 20% मिल रहे हैं तो ये कुल मिला के आपके कितने हो गए 30% हो गए आर यू क्लियर अबाउट दैट तो मैंने देखें हमने क्या किया है कि वी आर एक्चुअली हैव डिस्कस्ड अबाउट द एचपीआर जो कि इस स्टॉक के अंदर 30% है फर्दर इसको मैंने ब्रेकअप किया तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं एक डिविडेंड की वजह से और दूसरा प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से तो जो डिविडेंड की वजह से आता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड क्या कहते हैं डिविडेंड यील्ड यानी कि ये वाला फैक्टर ये डिविडेंड यील्ड है और ये जो फैक्टर है इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन ठीक है अच्छा ये इस सूरत में 20 रुपए का फायदा हो रहा है हो सकता है कि नुकसान भी हो यानी कि आपने स्टॉक 100 रुपए का खरीदा था लेकिन आपका जो जब आप बेचने जा रहे हैं तो वो 90 रुपए का हो गया तो उस सूरत में तो 10 रुपए का नुकसान पड़ जाएगा तो या तो ये फैक्टर कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा और ये वाला डिविडेंड यील्ड होगा ठीक है तो हैविंग डिस्कस्ड होल दिस इशू अब आप यहाँ पे आए देखें ये जो मैंने चीज लिखी है ये यहाँ पे
रिटर्न आपका टोटल एचपीआर या होल्डिंग पीरियड रिटर्न बराबर किसके होता है, एक स्टॉक की सूरत में डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट, ठीक है। तो यस, अब देखें ये चीज समझना जरूरी है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है। तो आई जस्ट कंक्लूडेड कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज आर, आर इज इक्वल टू डी टी यानी कि डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी। और पी टी माइनस वन, पी टी से मुराद क्या है, सब टी, पी सबस्क्रिप्ट टी, इसका मतलब है प्राइस टुडे, ठीक है। और पी टी माइनस वन यानी कि प्राइस वन पीरियड बिफोर, तो वो वन पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, वो 3 मंथ्स भी हो सकता है, वो 1 ईयर भी हो सकता है, वो कोई भी पीरियड हो सकता है। लेकिन मेन चीज ये है कि हमने इसको पीटी और पीटी माइनस वन, आज की प्राइस अगर 120 है और आपने 100 रुपए का लिया था, तो ये वाली आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी और ये वाली आपकी परचेजिंग प्राइस हो जाएगी या इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और ये नीचे क्या है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल वही फार्मूला जो मैंने आपका यहाँ पे लिखा था, एज इट इज, ये वही फार्मूला है, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड 10 रुपीज का था और प्राइस अप्रिसिएशन 20 की थी, कुल मिला के ये 30 हो गए। आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 100 की थी, तो ये आर इज इक्वल टू 30% या होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू 30%। अच्छा जी, अब इसको मैंने ब्रेकअप कैसे लिखा, तो जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न था वो बराबर किसके है, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज डिविडेंड यील्ड, इक्वल टू डी डिविडेंड ओवर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये समझ लीजिएगा आप, इफ यू ट्राई टू राइट लाइक दिस, तो ये डिविडेंड यील्ड किसके बराबर होगी, डी ओवर पी टी माइनस वन, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट, ये डिविडेंड यील्ड के का फार्मूला हो गया। और प्राइस अप्रिसिएशन किसके बराबर होगी, पी टी माइनस पी टी माइनस वन ओवर पी टी माइनस वन, ठीक है जी। तो ये आपका देखें, ये वाला डिविडेंड यील्ड है और दिस वन इज व्हाट, ये जो फैक्टर है ये आपका कैपिटल या कैपिटल लॉस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। इसको हम कैपिटल गेन को परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। दूसरा कॉन्सेप्ट है एचपी, एक्सपेक्टेड एंड रियल रिटर्न। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न में आपको बताऊं और रियल रिटर्न का फर्क देखिए, मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न से मुराद होती है कि जब आपने एक सिक्योरिटी या एसेट इन्वेस्ट किया, में इन्वेस्टमेंट की, तो उस वक्त जाहिर है आपको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इसमें से इतना परसेंट या इतना अमाउंट मिलेगा। फर्ज करें आपने जब स्टॉक खरीदा तो आपको जहन में था कि ये तकरीबन मुझे 15% मुझे इसके रिटर्न्स मिलेंगे एट द टाइम व्हेन यू परचेज, से जनवरी 1, आपने जनवरी 1 में एक स्टॉक खरीदा, जो कि आपने उसको एक्सपेक्टेशन लगाई कि साल के अंदर मुझे 15% इस पे मिल जाएंगे। तो अगर आप 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अच्छा, जब साल पूरा होगा तो ऑब्वियसली आपका, फिर हम एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रियल रिटर्न। तो फर्ज करें एक्चुअल रिटर्न आपका जो भी आता है, तो वो एक होता है रियल रिटर्न, दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक। तो उसको हमें समझना जरूरी है। आमतौर पे ये जरूरी नहीं है कि जो आप स्टॉक्स के मामलात में देखिए, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं कि जिनके एक्सपेक्टेड रिटर्न और रियल रिटर्न में तकरीबन इतना फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेजरी बिल्स लें गवर्नमेंट के, या कोई बॉन्ड लें, कारपोरेट बॉन्ड्स, तो कारपोरेट बॉन्ड्स आपको देखें, क्या वो आपको बताता है पहले से कि हमें आपको 6% आपको मिलेगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 6% ही मिलेगी। तो उसको एक्सपेक्टेड और रियल रिटर्न का उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं होती। लेकिन स्टॉक्स के मामले में अगर शेयर्स को आप देखें या किसी और इन्वेस्टमेंट को देखें जो कि आमतौर पर रिस्की समझी जाती है, तो उसके अंदर आमतौर पे एक्सपेक्टेड और रियल रिटर्न्स आपस में सेम नहीं होते, ठीक है जी। तो ये समझ लें कि एचपीआर से हमारी क्या मुराद है, और एचपीआर एक एक तरह से समझ लें, एचपीआर आपके रियल रिटर्न्स ही होते हैं जब आप कंप्लीट होके जो फैक्चुअल आपकी पोजीशन होती है। लेकिन एचपीआर आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे भी कैलकुलेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो पीटी तो आपको पता होगा, और डिविडेंड, और अगर पीटी माइनस वन, अगर आप सॉरी पीटी और डीटी आप अगर एस्टिमेट करें एक साल के लिए, तो इस बेसिस पे भी एक एक्सपेक्टेड एचपीआर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स आपको ज़हन में होने चाहिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा फार्मूला, या आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एक एग्जांपल के तौर पे बात देख लें। फॉर एग्जांपल, बाय फॉर 100 सिक्योरिटी, आप एक सिक्योरिटी है जो कि 100 रुपए में खरीद कर रहे हैं,
that would pay 7 in cash to you and worth 106 1 year later. तो आपको डिविडेंड 7 रुपए की मिल रही है, 106 उसकी बाद में प्राइस है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे प्लग इन करूं तो मेरे पास 7 रुपए की dt हो जाएगी और प्राइस चेंज कितनी है 106 माइनस 6 106 माइनस 100 तो 6 रुपए की और ये मेरी 100 की प्राइस है तो मेरा रिटर्न कितना हो गया HPR 13% के बराबर। Thus return comes to you from two sources, एक आपका इनकम या डिविडेंड यील्ड और दूसरा आपका कैपिटल या कैपिटल गेन। ठीक है, इसको हम और डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। I'm going to unmute you for a moment just to check whether you are with me or not, or if you have got any question you may ask please. Okay, you are unmuted. कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। Yes. Yes. सर फार्मूला Yes. Yes, please. अच्छा सर ये फार्मूला में जो लास्ट में है PT1 फार्मूला थोड़ा डिफाइन करेगा। देखिए फार्मूले में क्या है, ये आपका आर से मुराद है HPR या एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिटर्न। ठीक है, ये रियल भी आप अगर रियल वैल्यूज है तो वो रियल रिटर्न फिर आपका हो जाएगा और अगर DT और PT आपका एक्सपेक्टेड है यानी कि एस्टिमेटेड है तो ये फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ऐसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये देखिए कि DT क्या है, DT इज योर अगर मैं इसको लेट मी जस्ट ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं अगर आप ये वैल्यू जस्ट अ मोमेंट ये हाँ जी देखिए dt मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं dt मेरे पास d कितना है 7 है। ठीक है, ये डिविडेंड है जो कि मुझे इसके दौरान मैंने इन कैश मिली है। फिर मेरे पास जो प्राइस इसकी जो मैंने लिया कितने का था 100 का था और इसकी 106 इसकी अब की प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा इसको लिखूंगा 106 ठीक है माइनस 100 ये समझ ले 100 ठीक है। तो ये फैक्टर मैंने लिख दिया और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 100 आ जाएगा क्योंकि ये मुझे परचेजिंग प्राइस है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 7 + 6 ठीक है जी 7 + 6 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 13%। क्लियर? ठीक है सर। ओके एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। क्लियर? सर ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जीरो इस सूरत में होगा, देखें अगर डिविडेंड यील्ड आपको इस सूरत में है कि डिविडेंड स्टॉक ने पे ही नहीं की तो डिविडेंड डी का अमाउंट आपका जीरो हो जाएगा, तो उस सूरत में डिविडेंड यील्ड जीरो हो जाएगी। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपका जीरो इस तरीके से होगा कि फर्ज करें आपने स्टॉक 100 रुपए का लिया था, एक साल के बाद जब आपने देखा तो प्राइस उसकी भी उस वक्त की मार्केट प्राइस भी 100 रुपए थी, तो प्राइस में ना इजाफा हुआ ना प्राइस में कमी हुई। नो मार्केट चेंज। हाँ, मार्केट प्राइस के अंदर अगर चेंज नहीं है तो फिर आपका वो कैपिटल गेन या लॉस जीरो हो सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, मैं अब आगे जाऊं? यस सर। ओके गुड। अच्छा जी अब मैं आपको अब अनम्यूट करने जा रहा हूँ, सॉरी म्यूट करने जा रहा हूँ। ओके ओके जी, तो अब थोड़ा रिस्क को देखें। रिटर्न हमने डिस्कस कर लिया। अब देखें रिस्क जब हमने रिटर्न समझ लिए तो रिस्क हम उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब रिस्क क्या है देखें, एक एग्जांपल आप ले लें, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजरी बिल एंड स्टॉक, कॉमन स्टॉक। ट्रेजरी बिल में क्या होता है कि अगर आप फर्ज करें गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल लेते हैं और वो आपको 2% पे कर रहा है, तो फर्ज करें वो 3 महीने के लिए आपने लिया है, 3 मंथ ट्रेजरी बिल है, तो आपको 3 मंथ के लिए वो 2% एट एनी कॉस्ट मिलेंगे। मतलब देयर इज ऑल लाइकलीहुड ऑलमोस्ट, अब अल्लाह रहम करे, मतलब वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। अब आप देख सकते हैं अभी कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, लेकिन एक आम और नॉर्मल हालात के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो तकरीबन उसके अंदर फ्लक्चुएशन जीरो के बराबर समझी जाती है। तो वो 3 महीने के बाद 2% आपको सर्टेन मिलेंगी। लेकिन आप उसी पीरियड के दौरान फर्ज करें कॉमन स्टॉक खरीदें, तो कॉमन स्टॉक 3 महीने के दौरान आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो उसके ऊपर जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि आपने जब लिया होगा तो आपने उसको समझा होगा कि हो सकता है 5 या 10% में कमा लूं इससे,
लेकिन रियल सिचुएशन में 3 महीने के बाद क्या बनती है, यू नेवर नो। तो देखिए दो आपके एसेट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स। इसके अंदर इसके रिटर्न तकरीबन, इसका जो है वो आपका स्टेबल है और इसका कंफर्म है, श्योर है, तो ये तकरीबन रिस्क फ्री है। लेकिन जो कॉमन स्टॉक है, इसका रिटर्न आपको कंफर्म नहीं है, इसका फ्लक्चुएशन इसमें आ सकती है, तो इसका मतलब है ये रिस्की है। तो रिस्क को अब हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? रिस्क इज व्हाट? रिस्क इज सिंपली वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। अगर किसी भी एसेट के अंदर वेरिएशन हो, उसके रिटर्न्स में अगर वेरिएशन की पॉसिबिलिटी हो, तो हम उसको रिस्क के नाम से, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। अगर रिस्क नहीं होगी, इफ देयर इज नो वेरिएबिलिटी, देयर विल बी नो रिस्क। अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो रिस्क भी नहीं होगी। तो मेरे लिहाज इसके हिसाब से अगर ट्रेजरी बिल्स को देखा जाए तो वो एक रिस्क फ्री एसेट कहलाता है, और कॉमन स्टॉक को देखा जाए तो वो रिस्की एसेट कहलाता है। ओके जी, देन वी हैव वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये भी आप समझ लें कि रिस्क को हम दूसरा किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज सिंपली अ वेरिएशन, चेंज, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपने जब स्टॉक खरीदा, आपने समझा था कि मैं 15% इससे अर्न कर लूंगा, ठीक है जी, लेकिन जब आपको रियल सिचुएशन आई तो उस वक्त आपको पता चला कि 15% तो क्या, मैं तो 5% भी अर्न नहीं कर सकता। तो ये जो वेरिएशन या वेरिएबिलिटी है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में रिस्क कहते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अच्छा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, कोई सवाल है तो पूछ ले। इज देयर एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। ओके, अच्छा अभी हमारा ये बंद हो जाएगा तो मैं उसी वक्त ही फिर कनेक्ट करता हूँ आप, ठीक है? ओके सर। ओके।